ओके नाउ आज कार्डियोवैस्कुलर सिलेबस में आपकी क्लास है। दिस इज सिस्टमिक हाइपरटेंशन। सिस्टमिक हाइपरटेंशन, एज यू नो, दिस इज हाइपरटेंशन मीन्स दिस इज ए हाई ब्लड प्रेशर. Hyper means high, tension means pressure, but from where it is actually the blood pressure. It's high blood pressure. Hypertension बड़ा कॉमन वर्ड है. उमूमन आपने जनरल सोसाइटी में भी उमूमन पेशेंट्स के मुंह से ये सुना होगा, मेरा ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है. प्रेशर सभी को होता है, मकसद उनका ये होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है. और ये ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, इसका मकसद है कि आई एम going through some state of hypertension. अब वो हाइपरटेंशन आइडियली या तो ठीक उस वक्त उसको हो रही है, उसको महसूस हो रहा है. हाइपरटेंशन ऐसे बोल रहा है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये ऐसे कहने से नहीं होता है, ये आपको मेजर करना पड़ेगा. इसकी बाकायदा फिगर्स होती हैं, उस फिगर्स को आपको बाकायदा मेजर करना है. ऐसे नहीं है कि मेरा उसको गुस्सा आ रहा होगा, उसको उसने कोरिलेट किया होगा कि मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तुम्हारी इस बात की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया. तुम्हें कैसे पता चला ब्लड प्रेशर बढ़ गया है? बढ़ा हुआ भी होता है जब, तब भी उसके कोई साइन सिम्टम्स ऐसे सच नहीं होते फौरी तौर पे. हाँ, कुछ लोगों को रिपीटेडली जब होता है तो वो यूज्ड हो जाते हैं उन सिम्टम्स के साथ, जैसे हेडेक, सरदर्द भी जो है ये एक तरह से हाइपरटेंशन से रिलेटेड है, नॉट नेसेसरली कि उसको हाइपरटेंशन लाजमी होगी. और हर हेडेक जो है वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है, ऐसा नहीं. तो दिस कैन बी, वो टेंशन हेडेक भी हो सकता है, और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो नॉट ऑलवेज इट इज ए ब्लड प्रेशर, आई यू से हाइपरटेंशन दैट विल गिव टू. ये ऑलमोस्ट साइलेंट डिजीज है, यू समझ लो. इट्स अ कंडीशन, ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज अ कंडीशन. इट्स ऑलमोस्ट इन many इंडिविजुअल्स इट इज साइलेंट. कोई आदमी इसलिए नहीं जाता डॉक्टर के पास कि मैं ब्लड प्रेशर का एक्चुअली पेशेंट हूं, मैं डॉक्टर को दिखा के प्रिस्क्रिप्शन ले आऊं, नहीं, ऐसे नहीं जाता है. ये किसी और डिजीज की वजह से गया, वहां उस डॉक्टर ने वर्कअप किया, उसने इन्वेस्टिगेट किया, वो सभी जा रहे, वो जो वाइटल्स हैं वो सभी लेते हैं. उन्होंने ब्लड प्रेशर देखा तो उसका थोड़ा सा रेज्ड ब्लड प्रेशर आ गया, तो इस पे उसको शक हुआ. ये वन टाइम रीडिंग है. ये वन टाइम रीडिंग से ही विल नॉट बी लेबल्ड एज अ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन. ये वन टाइम एक है. और दूसरी चीज ये है कि जो आप उम्मन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, ओपीडीज के अंदर जो पेशेंट आते हैं, या आजकल जो है ज़ाहिर है ग्राउंड पे स्पेसेस इतनी है नहीं, एक दो सीढ़ियाँ चढ़ के ही डॉक्टर की क्लिनिक होती है. तो वो जो पेशेंट एक दो सीढ़ियाँ चढ़ के डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचेगा, अगर उसका नंबर आ जाता है 4-5 मिनट के अंदर, तो उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ा हुआ होगा. ये वन टाइम रीडिंग है, ये टेम्पररी रीडिंग है. ये देख के वो डॉक्टर परेशान नहीं हो जाएगा कि 140 सिस्टोलिक और उसका 100 डायस्टोलिक है, ये तो ब्लड प्रेशर का मरीज है, ये अभी सीढ़ियाँ उतर के, ये सीढ़ियाँ चढ़ के आया है, इसका ब्लड प्रेशर होगा, उसको बिठाओ. आइडियली ब्लड प्रेशर लिया जाना चाहिए व्हेन द पेशेंट इज स्लीपिंग. ये आइडियल है. क्लास में आप बैठे हुए हैं, टॉपिक सुन रहे हैं, आप जाहिर है एक अटेंशन है, एंग्जाइटी हो सकती है, समझ में नहीं आ रहा, ये पढ़ना भी है, ये एक तरह से एंग्जाइटी है. एंग्जाइटी की वजह से थोड़ा ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ जाता है. ये आइडियल टाइम नहीं है ब्लड प्रेशर को मेजर करने का. वो आइडियल टाइम एक्चुअली है द टाइम ऑफ स्लीपिंग, व्हेन द पेशेंट इज एक्चुअली स्लीपिंग, एंड दिस इज द आइडियल टाइम. लेकिन कम से कम ये तो मुश्किल है कि आइडियल टाइम, इस किस्म का टाइम आप पेशेंट को उठा के आप जब सोया हुआ है, आप उसका ब्लड प्रेशर आराम से लेके चले जाएं, ऐसे तो नहीं कर सकते. लेकिन एटलीस्ट पेशेंट शुड बी एट रेस्ट. कम से कम इतना तो ना हो कि वो 3 सीढ़ियाँ चढ़ के आया है, उसको 5 मिनट भी नहीं हुए, तब तो उसकी पल्स भी कोई 100 के करीब होती है. तो ये वो टाइम नहीं है ब्लड प्रेशर का. तो दिस मीन्स दिस ब्लड प्रेशर इनफैक्ट इज काज. और यहाँ जो मैंने टॉपिक लगाया है वो है सिस्टमिक हाइपरटेंशन. सिस्टमिक हाइपरटेंशन का मकसद है कि हाइपरटेंशन सिस्टमिक के अलावा भी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास होते हैं अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के 2 मेन कंपार्टमेंट्स, एक सिस्टमिक, एक पल्मोनरी. पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज समथिंग डिफरेंट देन द सिस्टमिक हाइपरटेंशन. पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हार्ट जो इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सेंटर है, हेडक्वार्टर है उसका,
जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा पहले रिपोर्ट करेगा हार्ट को। वो नहीं है कि ये बाईपास होकर पहले लंग की तरफ, भाई डीऑक्सीनेटेड मुझे तो साफ होना है, मैं हार्ट को क्यों रिपोर्ट करूं? आपको रिपोर्ट करना है पहले हार्ट को। जब आप कोई चेक जमा कराते हैं क्लियरिंग के लिए तो बैंक में जमा कराते हैं, वो बैंक आपको फौरन पैसे नहीं देता, वो रिपोर्ट करता है पहले स्टेट बैंक को, और दूसरे दिन क्लियरिंग होके आ जाती है, तब आपके पैसे जमा होते हैं। तो यहां जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ही विल बी रिपोर्टिंग दी हार्ट फर्स्ट, और हार्ट के पास वो रिपोर्ट करेगा, हार्ट उसको जमा करेगी, और जमा करने के बाद हार्ट का अगला कंपार्टमेंट उसको पंप करेगा। ये भी नहीं है कि हार्ट के पास आया वो फौरन पंप हो गया। इसका मकसद है कि हार्ट के बेसिकली दो कंपार्टमेंट्स होने चाहिए, एक गोदाम की तरह जहां वो स्टोर हो जाए, ये एट्रियम कहलाता है, और देन इट विल बी शिफ्टेड हियर टू द वेंट्रिकल, और उसमें पंपिंग एक्शन होता है, एंड देन इट विल बी पंप्ड हियर डीऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू द आर्टरी, इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है। आप कहेंगे उसमें डीऑक्सीनेटेड आर्टरियों में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, नहीं, हर वो वेसल दैट इज लिविंग द हार्ट, दैट इज लिविंग द कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, इट इज कॉल्ड आर्टरी। यहां इत्तेफाक से एडल्ट में ये वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ये नहीं है कि डीऑक्सीनेटेड होने की वजह से हम उसको वेन कह दें, ऐसा नहीं कहेंगे हम। तो दिस विल बी कॉल्ड एज द आर्टरी, एंड दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। सीधा है क्योंकि लंग की तरफ जा रही है, लंग दो हैं, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी विल स्प्लिट अप इनटू द टू ब्रांचेस। और ये मैंने बताया था ना, ये बाइफर्केशन बड़ी खतरनाक होती है, उसमें एम्बुलेंस कभी आके फंस सकता है, डीवीटी का सेडल एम्बुलेंस बड़ा मशहूर एम्बुलेंस है, और इसमें आप अल्लाह न करे लेकिन कभी आप इस किस्म की डेथ देख भी सकते हैं अपने कैरियर के अंदर। आपका लंबा कैरियर है, जाहिर है आप पेशेंट्स को डील करेंगे, और ख़ास तौर पे इन पेशेंट्स को डील करेंगे वो जो इमोबाइल होते हैं, जो एम्बुलेटरी होते हैं, जिनको फालिज होता है इस किस्म के प्रॉब्लम से। डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसको अच्छे तरीके से कर लेना ताकि आगे इसकी मैनेजमेंट में आपको आसानी हो, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, ख़ास तौर पर ओल्ड एज के अंदर, सेनाइल चेंजेस, उसके अंदर एज रिलेटेड चेंजेस, फालिज के पेशेंट, फ्रैक्चर्स के पेशेंट, और जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं जो बेड नहीं छोड़ सकते, ज़्यादा कम उठते हैं, कम बैठते हैं, इस किस्म के पेशेंट ये बहुत मिलेंगे। इस सबसे ज़्यादा ये 3 ग्रुप मिलेंगे आपको, सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 70% विल बी दीज 3 ग्रुप्स, बाकी सारे पेशेंट्स मिला के आपको होंगे। तो डीवीटी इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एंड सेडल एम्बोलिज्म इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेथ। यानी बैठे हुए होंगे आप ऐसे सीधा, उधर से इधर हो गए, यहाँ देखा अगर डीवीटी में यहाँ पर डिटैचमेंट हुई है, वो सेडल एम्बोलिस हो गया, तो पहुंचने से पहले पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। यानी इससे पहले आपको डायग्नोज करना है ताकि इसको डिजॉल्व किया जा सके, इसको रोका जा सके। आप ज़ाहिर सर्जिकल कोई प्रोसीजर करवाना चाहें तो आप सर्जरी में उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, और ये आपकी नॉलेज ही ज़ाहिर है उसको बचाएगी, और स्किल भी ज़ाहिर है। तो ये जो हाइपरटेंशन है मैंने बताया कि ये है क्या, हार्ट है, और हार्ट ने पंप किया पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक से हो गई 2 पल्मोनरी आर्टरीज में, और वो पहुंचा देगी लंग्स में जहां उसका काम हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेशन के बाद जो सिलसिला शुरू होगा, तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ विल बी लिविंग टू लंग्स। अब लंग्स को छोड़ने के लिए क्या होगा, 2 वेन्स होंगी, जाने के लिए एक आर्टरी थी, वापस आने के लिए 2 वेन्स होंगी, पल्मोनरी वेन्स, 4 पल्मोनरी वेन्स। अब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई, पूरे बॉडी को फैलाओ नहीं, पहले रिपोर्ट करो हार्ट को। आप कहेंगे हार्ट तो उधर इस्तेमाल हो चुका है, उसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा हुआ है। हार्ट एक नहीं है, हार्ट्स 2 हैं। कभी सुना है आपने राइट और लेफ्ट हार्ट होती है? नहीं, ऐसे बोलते हैं राइट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, एक ही होती है, लेकिन हार्ट फंक्शनली एक्चुअली हार्ट्स 2 होते हैं, एक होता है राइट हार्ट, एक होता है लेफ्ट हार्ट। क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए एनाटॉमिकली एक सिंगल ऑर्गन है। इसका मकसद ये हो गया कि वो जिस हार्ट की मैं बात कर रहा था, जिसने डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव किया था थ्रू 2 बिग वेना केवा, अबव द लेवल ऑफ द डायफ्राम सुपीरियर वेना केवा, बिलो द लेवल ऑफ द डायफ्राम इंफीरियर वेना केवा। लेकिन इन 2 वेना केवाओं के अलावा भी एक बहुत बड़ी वेसल, थर्ड वेसल हार्ट का राइट साइड गंदा ब्लड लेके, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके रिसीव कर रहा होता है। कौन सी वेसल होती है वो? थर्ड वेसल, जो भी ये रिसीव करता है, जो भी अच्छी खासी बड़ी वेसल होती है। सुपीरियर वेना क्या होता है अभी बताया, जो फिर तीसरी सुपीरियर वेना क्या होगी, सुपीरियर वेना क्या, इनफीरियर वेना क्या, वो तो बता चुका ना मैं। थर्ड वेसल दैट द हार्ट राइट साइड इज रिसीविंग, वो गोदाम जहां से गंदा ब्लड आता है, जिसको वेंट्रिकल की तरफ ट्रांसफर करके पंप किया जाता है, जो भी बताया मैंने। तो तीसरी वेसल कौन सी होती है भाई? तुम पूरे बॉडी का गंदा ब्लड तो रिसीव कर चुके हो ना, किया कि नहीं?
हार्ट के अपने मस्क्यूलेचर का गंदा ब्लड कौन लेगा? वो तो इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद नहीं लेती। तो इसका मकसद है कोरोनरी साइनस इज द थर्ड बिग वेसल which exclusively collect the deoxygenated blood from the myocardium of the heart and is putting it into the right atrium where all the deoxygenated blood is already collected. 3 वेसल्स मेजर वेसल्स जो हैं वो आपके राइट एट्रियम में अपना पूरे बॉडी का इंक्लूडिंग द हार्ट इटसेल्फ, बस सिर्फ एक आर्गन का गंदा ब्लड, ये एक आर्गन का ब्लड ये रिसीव नहीं करती। बस राइट एट्रियम पूरी बॉडी का हो गया ना, अबव द हार्ट, अबव द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम एंड हार्ट इटसेल्फ। बस एक आर्गन की, एक जोड़ी ऐसी आर्गन्स की है जिसका ब्लड राइट एट्रियम रिसीव नहीं करता। और इसकी वजह भी होती है कि क्यों नहीं रिसीव करता, क्या उसके साथ क्या बैर है इसका, या उसके साथ क्या दुश्मनी है, क्यों नहीं कर रहा? भाई सबका कर रहा है। तो ऐसी आर्गन की जोड़ी कौन सी है? लंग्स। वजह क्या है इसकी, क्यों नहीं रिसीव कर रहा है लंग का ब्लड? क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लंग्स एक्चुअली ऑक्सीजनेट करते हैं, उसको देख लेता है कि बाबा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रिसीव नहीं, मेरे इस गोदाम में तो गंदगी पड़ी हुई है, ये तो साफ पानी है, ये मैं कैसे रिसीव करूंगा? लंग्स के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उसका ब्लड साफ है, इसलिए उसको रिसीव नहीं करता। इसलिए रिसीव नहीं करता कौन? राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो कौन रिसीव करेगा फिर? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट और राइट, क्योंकि दोनों जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम उसको एक हार्ट कहते हैं एनाटॉमिकली, लेकिन फिजियोलॉजिकली 2 हार्ट होते हैं। एक होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट, एक होता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लंग्स का 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, वो अब रिसीव करेगा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट माने कोई गोदाम जिसमें वो रिसीव हो जाए, और रिसीव किसमें होगा? एट्रियम में। कौन सा एट्रियम? लेफ्ट एट्रियम। लेकिन पंप तो करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका मकसद है कि लेफ्ट एट्रियम का ब्लड शिफ्ट कर दो लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब करो उसको पंप। जैसे पंप करोगे तो उससे एक बड़ी वेसल वेना केवा था, इधर सबसे बड़ी आर्टरी जिसका नाम है एओर्टा से रिसीव हो जाएगा। अब जैसे एओर्टा बाहर निकला, उसमें ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड पड़ा हुआ है। अब इसकी जिम्मेदारी है कि अब पूरे बॉडी के हर हिस्से में पहुंचाए। बॉडी का कोई ऑर्गन ऐसा नहीं होगा जिसमें ये ब्लड पहुंचेगा नहीं। क्या हार्ट को खुद मिल सकता है ब्लड इसी एओर्टा से? कोई और रास्ता ही नहीं है, यही एओर्टा देगा। यही एओर्टा हार्ट को भी सप्लाई करेगा, इतना कि जैसे आपका एओर्टा बाहर निकलेगा, एओर्टा के पहले सेंटीमीटर से ये 2 कोरोनरी आर्टरियां निकल जाएंगी। सबसे पहला हिस्सा हार्ट खुद ले लेता है, यानी पहली 2 वेसल्स जो एओर्टा से इमर्ज होती हैं वो होती हैं 2 कोरोनरी आर्टरीज। यानी भाई मैं सारा काम कर रहा हूं, पहला हिस्सा मुझे दो, तो सबसे पहले 2 कोरोनरी आर्टरीज, बाकी सारी दुनिया को सप्लाई करते रहो। और उसके बाद टेनो के आर्च ऑफ एओर्टा, फिर आपने देखा है कैरोटिड्स, फिर सबक्लेवियन, फिर आ गया हो तो बहुत सारी, फिर तो पूरे बॉडी में। अब मुझे आप बताएं, जब हार्ट करता है पंप, तो हार्ट का पहले राइट साइड पंप करता है कि लेफ्ट करता है कि दोनों करते हैं? समझिए, क्योंकि फिजियोलॉजिकली हार्ट एक नहीं है कि पहले ये करे बाद में ये करे, साथ करते हैं। यानी इसका मकसद है कि जब वेंट्रिकल्स पंप करेंगे तो इसका मकसद है कि राइट एंड लेफ्ट दोनों करेंगे। तो इसका मकसद है कि पल्मोनरी ट्रंक की तरफ भी ब्लड जाएगा और एओर्टा की तरफ भी ब्लड जाएगा। ये और बात है कि जो पल्मोनरी ट्रंक की तरफ ब्लड जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, वो लंग की तरफ जाएगा, और जो एओर्टा की तरफ होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, वो बॉडी की तरफ जाएगा। माने इसका मकसद है कि पैरेलल 2 सर्कुलेशंस चल रही हैं, क्योंकि हार्ट 2 हैं, एक नहीं है। ये एनाटॉमिकली मिलके एक बना है। हार्ट में बेसिकली 2 चेंबर होते हैं, लेकिन हम अब क्योंकि दोनों को मिला रहे हैं लेफ्ट राइट को, तो 4 चेंबर कह रहे हैं। एनाटॉमिकली 4 चेंबर, फिजियोलॉजिकली 2। टोटल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? जी 5 लीटर्स। और 5 लीटर्स माने कार्डियक आउटपुट, मकसद है कि हार्ट कितना पंप करके कितना ब्लड बाहर फेंकता है 1 मिनट में, 5 लीटर्स। और हर अटेम्प्ट पे कितना? 72 ml, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एक दफा कंट्रैक्ट किया 72, लेकिन क्योंकि मिनट में करता है 72 टाइम्स, तो 72 × 72 या 70 × 70 कर देंगे तो ये 4900, यानी मिला के कुछ 5 लीटर। लेकिन हार्ट 5 लीटर थोड़ी करता है। हार्ट 5 लीटर लेफ्ट से करता है, 5 लीटर राइट से भी करता है, दोनों साइड से करता है।
तो हार्ट तो 1 मिनट में 10 लीटर करता है, लेकिन फंक्शनली आप एक साइड पढ़ते हैं, दूसरी साइड इक्विवेलेंट होती है। तो कार्डियक का जब आप कार्डियक साइकिल करते हैं तो आप एक साइड का करते हैं, प्रेशर का डिफरेंस होता है बस। प्रेशर का डिफरेंस, कहां ज्यादा प्रेशर? ऑब्वियसली लेफ्ट पे, क्योंकि लेफ्ट पूरे बॉडी को सप्लाई कर रहा है, तो लेफ्ट का प्रेशर राइट के मुकाबले में ज्यादा होगा। और लेफ्ट के वेंट्रिकल का जो मस्कुलेचर है वो राइट के मुकाबले में 4 गुना मोटा होता है, 4 टाइम्स। खुद सोचें, इतना छोटा, इतना थिक होगा राइट वेंट्रिकल का मस्कुलेचर और इतना मोटा होगा लेफ्ट का मस्कुलेचर। क्यों? पंप ज्यादा है। एक पानी है, अगर आप ग्राउंड से अगर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाना चाहें तो छोटा पंप लगा दें। अगर प्लाजा की टैंकी पर आप अंदाजा लगाएं 10 स्टोरीज ऊपर आपको लगाना है तो आपको बड़ा पंप लगाना होगा। ये यहां से आप पंप करते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक ये पंपिंग होती है इतनी, तो सारे बड़ा पंप, तो बड़ा वेंट्रिकल, बड़े थिक मस्कुलेचर वाला वेंट्रिकल, ये मायोकार्डियम इतना थिक होता है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसको कितनी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती होगी, कितना पावर खाता होगा ये। और इसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी भी कम हो गई तो एकदम से एंजाइना। तो एंजाइना ज्यादातर लेफ्ट वेंट्रिकल की ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से होता है। राइट की वजह से आपको एंजाइना इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा, क्योंकि काम ज्यादा इधर होता है और ये ज्यादा पिंच फील करता है एज कंपेयर टू द राइट। राइट की तो हमने राइट कोरोनरी आर्टरी पूरी ब्लॉक होती हुई भी देखी है विदाउट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोलेटरल खुल जाते हैं और पेन वेन भी नहीं होता। लेफ्ट बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसका मकसद ये हो गया कि आप जब पंप करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा की तरफ, आता किधर से है? लेफ्ट एट्रियम से लेकर लंग्स तक। ये जो सर्कुलेशन का जो एरिया है, जो आगे भी आप आएंगे तो पल्मोनरी आर्टरी, यानी राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरीज, लंग्स, ये पूरा जो सिस्टम है आपका, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है जिसमें है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल पंप कर रहा है तो प्रेशर इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना प्रेशर नहीं है। क्यों? लंग्स आगे पड़े हुए हैं, लंग्स में कौन सा इतना प्रेशर है? इसमें मैक्सिमम प्रेशर जोर लगाने के टाइम पर 25 mm ऑफ Hg, ये मरकरी की मिलीमीटर से होता है। ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के टाइम पर जो पीक प्रेशर आप नोट करेंगे वो 25 mm ऑफ Hg होगा। और रिलैक्सेशन के टाइम पर जब ब्लड खामोश बैठा हुआ होता है, जो प्रेशर वेसल्स में होता है वो 8 mm ऑफ Hg, 8 और 25 के बीच में ये प्रेशर होते हैं। किधर? पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ये पल्मोनरी ब्लड प्रेशर है, ये समझ रहे हैं आप? वो जो 25 है किस टाइम पर? जी एट्रिया नहीं, पल्मोनरी ट्रंक में जो ब्लड आएगा वो एट्रिया की कंट्रैक्शन से आएगा कि वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से? वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। कौन सा वेंट्रिकल? राइट वेंट्रिकल। इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक कंट्रैक्शन के टाइम पर जो धक्का आया है ना, ब्लड को बाहर जंप आया है, जो ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद क्या है? कंट्रैक्शन करके रुक जाता है वेंट्रिकल के, रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्सेशन के टाइम पर जो पल्मोनरी ट्रंक में जो प्रेशर होगा वो 8 होगा, इसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो 2 ब्लड प्रेशर्स होते हैं, लेकिन किस साइड पर? राइट साइड। माने किस साइड पर? क्या सिस्टमिक के पल्मोनरी? क्या ये प्रेशर्स आप मेजर कर सकते हैं क्या? देखें, अब जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, राइट वेंट्रिकल ने क्या किया? पंप, और ये पंप से जंप करके ब्लड किधर आया है? पल्मोनरी ट्रंक में। क्या इसकी पल्सेशन फील हो सकती है? भाई झटका आया है, कोई वेसल ऐसे हुई होगी, कोई ना कोई वेसल तो ऐसे एक्सपेंड हुई होगी ना। कौन हुआ होगा ऐसे? राइट वेंट्रिकल के जंप लगाने से ब्लड जो ऐसे आगे आया है, पल्मोनरी ट्रंक आया होगा, या कि कोई उसकी ब्रांच, सब में एक वेव दाखिल हो गई होगी। ये आप फील कर सकते हैं बॉडी पे? भाई कैसे कर सकते हैं? इसकी कोई ब्रांच मुझे बताओ, सरफेस पर कोई फील होती हो आपको? नहीं। इसका मकसद है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर कोई अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, ये आप फील नहीं कर सकते। इसके सिम्टम्स अलग होंगे, इसका मसला अलग होगा, इसकी मेजरमेंट कोई दूसरे तरीके से होगी। इससे क्या प्रॉब्लम होंगे, इससे क्या प्रॉब्लम होगा? आगे से अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो राइट वेंट्रिकल को एक नॉर्मल पंपिंग करनी होगी कि ज्यादा जोर से करना होगा, तो इसकी वजह से राइट वेंट्रिकल थोड़ा मोटा हो जाएगा। इससे आपका और राइट साइड फेल होना शुरू हो जाएगा, पंप नहीं हो सकेगा, मसले हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वो पंपिंग स्टेशन खराब हो गई है। ये मसले दूसरे हैं। आप इस वक्त कर रहे हैं सिस्टमिक हाइपरटेंशन। अब की बार प्रॉब्लम हो रहा है, अब देखें आप आ गए हैं लेफ्ट साइड पे,
इस वक्त राइट साइड की तरह लेफ्ट पे पंप कौन कर रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। उसने किया पंप। अब देखिए उस लेफ्ट वेंट्रिकल का मस्कुलेचर इतना मोटा था, उसका पंप जब होगा तो उसका थ्रो उतना ही होगा कि ज्यादा होगा? ठीक है, वो ऐसे पंप किया, उसने पंप किया, उसने ब्लड को फेंका है कहां? एओर्टा में। तो एओर्टा में जब उसने ब्लड को फेंका, किस टाइम पर? कंट्रैक्शन के टाइम पर। तो एओर्टा में कुछ प्रेशर डेवलप हुआ होगा ना, ये सिस्टोलिक प्रेशर है। क्या उतना ही हुआ होगा जो पल्मोनरी ट्रंक में, कि यहां ज्यादा हुआ होगा? यहां जो ज्यादा हुआ है वो है 120, 120, इसी को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे वहां था सिस्टोलिक, वो तुम मेजर नहीं, वो उसको मेजर नहीं कर पाओगे, इसको तो कर सकते हो। आपसे इसको मैं कैसे कर सकता हूं भाई? एओर्टा की कोई ना कोई ब्रांच तो यहां से घूम रही होगी ना, किधर से, उसको आप फील कर सकते हैं। उसको फील करके मशीन लगा के ब्लड प्रेशर एपरेटस से उसको मेजर कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्किल आनी चाहिए थोड़ी सी, वो प्रोसीजर आप, वो ब्लड प्रेशर आपने किए होंगे। क्यों ये ब्लड प्रेशर क्यों मेजर हो रहा है? क्योंकि एओर्टा की कोई ना कोई ब्रांच इधर मौजूद है। आप किसी इंपॉर्टेंट कोई ऐसी ब्रांच को इंतखाब करें। अब ये तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप किसी न किसी ब्लड सप्लाई को यहां पर क्या करते हैं, कफ बांध के उसको टाइटली इन्फ्लेट करके वो ब्लॉक कर देते हैं ब्लड सप्लाई। वैसे तो ये भी है, फील तो ये भी हो रही है, लेकिन गर्दन पे कफ बांध के उसको ब्लॉक कर देंगे क्या आप? नहीं ना, तो उसको नहीं कर सकते। वैसा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी हरकत आप नहीं करेंगे। हमें किसी ऐसी आर्टरी को का इंतखाब करना है जिस आर्टरी को इजीली किया जा सके, जिससे कोई पेशेंट को भी तकलीफ ना हो और मैं ब्लड प्रेशर मेजर भी कर लूँ। और इसके लिए जो हम आर्टरी ने, हमने खास तौर पे क्लिनिशियंस ने जो इंतखाब किया है वो है ये आर्टरी जो इस वक्त यहाँ क्यूबाइडल फोसा में मौजूद, इसका नाम है द ब्रेकियल आर्टरी। अब आपने देखा वो क्यूबाइडल फोसा पर थोड़ा सा फ्लेक्स करके आप एक टेंडन को हाथ में पकड़ सकते हैं। इवन वो बचपन में हम इसको बोन समझते थे, यहाँ एनाटॉमी में आके पता चला कि ये तो टेंडन है। और बड़ा मशहूर टेंडन किस मसल का? बाइसेप्स का। ये बाइसेप्स का टेंडन है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बाइसेप्स का टेंडन है ये। और इस बाइसेप्स के टेंडन के थोड़े मीडियल साइड पर यहां अगर आप हाथ लगाएं, 3 फिंगर लगाएं, तो पल्सेशन भी फील होती है। ये ब्रेकियल आर्टरी कहलाती है। इस ब्रेकियल आर्टरी के अंदर जो ब्लड आ रहा है इसको आप ब्लॉक करते हैं, क्योंकि हार्ट से रहा है, इसलिए आप इसे एल्बो के थोड़ा ऊपर यहां कफ बांध देते हैं ब्लड प्रेशर का, और उसमें एयर पंप करते इसको मुकम्मल ब्लॉक कर देते हैं। और मुकम्मल ब्लॉक होने के बाद आप अपने स्टेथोस्कोप को कान पे रख के यहां पर उसका डायल रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको डिफ्लेट करते हैं। और डिफ्लेट करते हैं, अभी आपको पल्स की आवाज सुनाई नहीं देगी, यानी ब्लड के फ्लो की, वो टर्बुलेंस की वो आवाज सुनाई अभी नहीं देगी। आप आहिस्ता आहिस्ता कम करें। आप कितना इन्फ्लेट करेंगे? कोशिश करके 200 तक ले जाएं। ब्लड सप्लाई, यहां से ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा मुकम्मल। आएगा कब? आप आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज करें, हल्का सा उसको देखें, उसकी डायल नीचे आ रहा है, उसकी जो मौजूद है, उसकी जो डायल के ऊपर जो कांटा मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। वो 200 से 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120 तक जैसे आया, अचानक ब्लड यहां से रिलीज होके ब्रेकियल आर्टरी में आ गया। और जैसे ब्रेकियल आर्टरी में आ गया, पहला आवाज आपको सुनाई देगा ढक का। ऐसे ये कहां हुआ है वो आप देख लेंगे कि 120 पे हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ। आपने आस्ते आस्ते जैसे 120 पे गया, ये हुआ आपका अपर लेवल, ये है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद क्या बंद हो जाएगा? नहीं, उसके बाद ये जो ज्यादा बड़ी आवाज आई थी आस्ते आस्ते कम होती जाएगी। पहले आई थी डब की आवाज से, डब, फिर आज से डब 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 डब, मफिल होती जाएगी आस्ते 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 आस्ते, टिल के आपको आखिरी आवाज भी आएगी। उस आखिरी आवाज से जरा सा पहले जो डायल पे आपको निशान, जो डायल पर आपको सुई नजर आए, ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर, ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर। कौन सी सर्कुलेशन का? सिस्टमिक सर्कुलेशन का। तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये सिस्टमिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो आप मेजर कर सकते हो। जो आपने उधर मेजर नहीं कर पाए थे आपने पल्मोनरी में, यहां कर सकते हो। इसको यहां पर हम मेजर करते हैं। ये नॉर्मली आप आएंगे डॉक्टर के पास, ये फौरन आपको पल्स वगैरह ये सब कुछ आपको। तो आप देखें लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब पंप किया था तो जो ब्लड रश करके आगे आया था, तो वो सिर्फ एओर्टा को ही ऐसे एक्सपेंड करेगा कि एओर्टा के साथ जुड़े हुए हर वेसल को करेगा, समझ ले। और आप किसी भी वेसल पे हाथ लगाओगे तो वहां पर ऐसे आपको ऐसे एक्सपेंड होते हुए फील होगी आपको। इसी को कहते हैं पल्स।
तो आप अपने रेडियल पल्स पर, कैरोटिड पल्स पर, ब्रेकियल पर, डॉर्सल स्पीडिस पर, पोस्टेरियर पर, जिस पे भी रखें, डॉक्टर के लिए इजी रेडियल पल्स होती है। तो रेडियल पल्स पर 3 फिंगर रख के वो पल्स को फील करता है और काउंट भी कर लेता है। ये हमारा हार्ट रेट है, 1 मिनट में काउंट कर लेता है। टाइम नहीं होता, लोग क्या करते हैं 15 सेकंड में काउंट करके उसको 4 से ज़रब दे देते हैं। ऐसा कभी ना करें आप ईमानदारी से एक पूरा मिनट दें पेशेंट को, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि उसको आप, ठीक है, कोशिश करके आप पूरा मिनट दें उसको। ऐसे नहीं कि 15 सेकंड तक करके अब टाइम ही नहीं है, उसको 4 से ज़रब कर दें। नहीं, आगे उसमें कुछ चेंजेस देख सकते हैं। पहले 15 सेकंड में हो सकता है रेट थोड़ा डिफरेंट हो, अगले 15 सेकंड में एडजस्ट हो जाए और किसी तरीके से 72 78 आ जाए। अब पहले में अगर फॉर एग्जांपल 25 है और तुमने 4 से ज़रब कर दिया तो वो तो 100 हो जाएगा उसका। ये तो रीडिंग आपको सही नहीं मिली, इसलिए पूरा मिनट दें आप उसको। और कोशिश करके आप अपना देखा करें, अपना ब्लड प्रेशर ये से घर में देख लिया करें ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ये बहुत ही सिंपल से प्रोसीजर है और रूटीन है ये। और ये जो हमने यहाँ पर पल्स देखा, ये पल्स जब आपको फील होती है तो ये पल्स से ये किसके इक्विवेलेंट होती है? ये वेंट्रिकल के सिस्टोल के इक्विवेलेंट होती है। क्योंकि ये कब आती है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करके ब्लड को फेंकता है कहाँ? एओर्टा में। और ऐसा कितना होता है? 1 मिनट में 72 टाइम्स, जिसको हम कहते हैं हार्ट रेट। और हर पंप के साथ कितना फेंकता है? 70 ml। इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम को ज़रब देंगे कि अगर हार्ट रेट से, तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा उसको कहेंगे कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट कितना? नॉर्मल 72। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना? एवरी टाइम 70। 70 को 72 सो करो तो 4900 तकरीबन 5 लीटर। ये हो हमारा कार्डियक आउटपुट। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक वाला जो 120 आपको पता है कि होता है, ये रेंज है, 110 भी सही है, लेकिन इससे अगर कम होता है, 90 से कम होता है, तो फिर ये हाइपोटेंशन है। हम हाइपोटेंशन नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर सिस्टमिक हाइपोटेंशन। और बात होगी इस तरफ। और ब्रेकियल आर्टरी आपने रीडिंग ले ली है, रीडिंग आपकी मुसलसल कंसिस्टेंटली बहुत दिनों से 140 से ऊपर आ रही है मुसलसल। और हमेशा मैंने कहा आइडियली लें आप कब? जब सोया हुआ है। ऐसे तो नहीं कर सकते अब, डॉक्टर जो है ना रोज उसके सोने के टाइम पे तो नहीं उसकी ड्यूटी देगा, लेकिन यह है कि उसको आराम से बिठाएं। और आ गया है आपके पास अगर सीढ़ियाँ चढ़ के, तो उसका आधा घंटा उसको बिठा के आप अपने असिस्टेंट को कहें इसका ब्लड प्रेशर ले ले। ब्लड प्रेशर उसका आ गया है 140, आप 140 नोट करके उस पर लिख दें और उसको बोलें। और जब उसका डायस्टोलिक आ गया है, वो आ गया है 90, तो ये हाइपरटेंशन की तरफ निशान नहीं, ये प्री हाइपरटेंशन का, ये हाइपरटेंशन है। प्री हाइपरटेंशन अलग चीज है। प्री हाइपरटेंशन ये है जिसमें 140 से कम हो, यानी ये अगर 130, क्योंकि अपर रेंज 130 तक होती है, 120 to 130। डायस्टोलिक की अपर रेंज जो है 80 से लेके 85 तक होती है। 85 में भी आप कहेंगे चलो ठीक है, सही है। लेकिन अगर वो 80 से लेके 89 तक की रेंज में आ गया है, 89 तक आ गया है, ये प्री हाइपरटेंशन है। डायस्टोलिक 89 कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि 1 रीडिंग से, आप कम से कम 8-10 रीडिंग्स लें, 8-10 दिन अलग अलग टाइम पे, कभी सुबह को, कभी दोपहर, कभी शाम को। और ये मुसलसल बढ़ा हुआ आ रहा है, खामोश भी बैठा हुआ है, आराम से भी बैठा हुआ है, तब भी मुसलसल बढ़ा हुआ आ रहा है। फिर आप सोचेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये 90 से ऊपर अगर है तो ये है हाइपरटेंशन। अगर 90 से नीचे है, 89 है, 88 है वगैरह, तो फिर ये प्री हाइपरटेंशन है। अभी फॉरेन ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें। तो डायस्टोलिक इज एक्चुअली अबव 90 लेवल कंसिस्टेंटली एट मल्टीपल रीडिंग्स, केयरफुली टेकन। ये नहीं है किसी को बोल दिया नर्स को कि आ गई कि इसको तो 100 है तो तुम जाके कंफर्म करो, ये अलार्मिंग है, अब जाके कंफर्म करो। अब खुद जाके एक्सपर्ट को खुद जाके कंसल्ट करना चाहिए, जाए डॉक्टर के पास, डॉक्टर उस पेशेंट के पास, वो देखे उसका, खुद देखे अब। और दूसरा, अगर सिस्टोलिक 130 तक है चलो ठीक है, लेकिन ये अगर सिस्टोलिक आपका 140 से नीचे 139 तक है तो ये प्री हाइपरटेंशन है। लेकिन इससे ऊपर आ गया ना 140 प्लस, तो ये हाइपरटेंशन है। लेकिन मल्टीपल रीडिंग्स एट द मल्टीपल टाइम्स एंड डिफरेंट टाइम्स टेकन केयरफुली, फिर आप लेबल करेंगे उसको कि ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है, फिर पेशेंट है ये। आप कहेंगे सर सिस्टोलिक बढ़ा हुआ हो, डायस्टोलिक नॉर्मल हो, फिर मैं क्या करूं? फिर भी हाइपरटेंसिव है। बोथ द लेवल्स, बोथ द रीडिंग्स कैन बी रेज्ड और वन ऑफ देम कैन बी रेज्ड। तुम्हारा सिस्टोलिक जो है वो 120 है, लेकिन डायस्टोलिक 95 है।
यू आर हाइपरटेंसिव। ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकती है बट यू आर हाइपरटेंसिव। ये नहीं है कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों जब तक ना बढ़े हुए हो तो तुम उसको हाइपरटेंसिव नहीं कहोगे, नहीं, दोनों में से कोई एक या दोनों बढ़े हुए हैं तो ही इज हाइपरटेंसिव। और कौन सी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी के सिस्टमिक? ये सिस्टमिक हाइपरटेंशन है। सिंपली उसको कहोगे हाइपरटेंशन, लिखोगे उसको HTN, ऐसे सिंपली लिखते हैं जो वार्ड के अंदर HTN, वो मेजर होगा और आप चार्ट पे लिखेंगे 140/ जो हम लिखते हैं उसको फिगर पे रिटन होता है कैसे, 120/80 mmHg, ऐसे नहीं 120 mmHg/80 mmHg। सबसे पहले लिखते हैं सिस्टोलिक क्योंकि पहले सिस्टोलिक रीड होता है और उसके बाद लिखते हैं डायस्टोलिक क्योंकि डायस्टोलिक बाद में रीड होता है। mmHg एक दफा इस्तेमाल होगा, दो दफा नहीं। 120/80 mmHg, mm ऑफ मर्करी। ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर लिखने का तरीका है और करने का तरीका, या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा और आप करते होंगे मेरा ख्याल। और ये सिलसिला इसी तरीके से यहां पर होगा और ये हाइपरटेंसिव कहलाएगा। दिस इज द पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन। चलिए देखें थोड़ा सा और। अब क्या जनरल कंसिडरेशन मैंने बताया, हाइपरटेंशन सिंपली किसको कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को। देखा ना आपने नॉर्मल लेवल कितनी थी, ये देख लिया आपने। सिस्टोलिक, ये सिस्टोलिक किस वक्त, ये सिस्टोलिक किस वक्त रीड होता है, कैसे कोइंसाइड करता है अंदर, जिस वक्त वेंट्रिकल पंप करता है और उसी टाइम पर पल्स भी फील होती है। पल्स डायस्टोलिक के टाइम पे फील नहीं होती, रिलैक्सेशन के टाइम पे फील नहीं होती, ये कंट्रैक्शन के टाइम पे फील होती। हार्ट कितनी दफा पंप किया हार्ट ने, पल्स देख लो जितनी दफा पल्स फील हुई है, तो ये पल्स की फीलिंग और हार्ट कंट्रैक्शन एक होती है। तो जिस वक्त आप देखिए ये पल्स ऐसे फील हुई ना, समझना इस वक्त वेंट्रिकल ने पंप करके ब्लड को फेंका है किस तरफ, एओर्टा की तरफ। तभी तो ये एओर्टा की बेटी है ना, जाहिर है, हमने सुना है ना, आपने देखा है ना, ये रेडियल आर्टरी है। ये रेडियल आर्टरी किसी न किसी तरीके से एओर्टा की कोई बेटी तो नहीं, इसकी कोई पोती या परपोती होती होगी, यानी थर्ड या फोर्थ जनरेशन। एनाटॉमी उस स्टूडेंट की अच्छी है, मेरे सारे स्टूडेंट्स उनको बताया गया है कि एनाटॉमी तुम्हारी तब अच्छी है जब तुम आर्टरी को पकड़ो और उसको रिटर्न करके ले जाओ और लेफ्ट वेंट्रिकल में घुस जाओ। अगर ये तुम्हें सीरीज में आता है तो मेरी तरफ से तुम आर्टरियों में अच्छे हो। जैसे ये आर्टरी कौन सी है, रेडियल। रेडियल किसकी ब्रांच है, ब्रेकियल की। ब्रेकियल कंटिन्यूएशन है किसकी, एक्सिलरी की। एक्सिलरी कंटिन्यूएशन है किसकी, सबक्लेवियन की। सबक्लेवियन कहां से निकलती है, अगर मैं लेफ्ट को आया तो डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से, अगर राइट को मैं आया तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में, और वो कहां से, आर्च ऑफ एओर्टा से। और आर्च ऑफ एओर्टा कंटिन्यूअस किसके साथ, असेंडिंग एओर्टा के साथ। असेंडिंग एओर्टा कहां से इमर्ज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। किसी भी आर्टरी का हाथ पकड़ के आप रिटर्न करके उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में घुसा दें, तब मैं समझूंगा कि आप एनाटॉमी ह्यूमन बीइंग की जानते हो। और एनाटॉमी ह्यूमन बीइंग के जो नहीं जानेगा वो फिजियोलॉजी और बाकी पैथोलॉजी कैसे जानेगा। जानने का मकसद ये नहीं है कि वो रटा हुआ हो, एक कंसेप्ट हो आपको। अब ये नहीं कि फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी सबके हाथ में ऐसे फिंगर टिप पे होती है, ऐसा नहीं। आपको एक आइडिया हो कि क्या है पढ़ा, तो इसलिए सारा कुछ है ताकि कंसेप्ट आ जाए। आखिर में आपको एक एक चीज आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है उसको आप मैच करेंगे तो पैथोलॉजी समझ में आएगी, उससे मेडिसिन समझ में आएगी आप। अब ब्रेकियल आर्टरी की बात हो रही है, ब्रेकियल आर्टरी जिंदगी में सुना ही ना हुआ हो नाम, तो आप तो ब्रेकियल आर्टरी में फंसे रहेंगे फिर तो पता नहीं ये कौन सी ब्रेकियल आर्टरी किधर होती है, क्या होती है, ये पहले ही पढ़ाया गया आपको। इसलिए अब उसकी ब्रांचेस की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी याद तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये पता हो ना कि ये है और उसकी पल्स किधर फील होती है, ये तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपको इस जगह से इस तरीके से यहाँ पर मिलता है। तो ये आर्टरियाँ इस तरीके से यहाँ पर मौजूद मिलेंगी। हमने यहाँ बताया आपको कि नॉर्मल जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो है 80। ये ब्लड प्रेशर इस वक्त वेसल में किस टाइम पे होता है, ये वेसल में उस टाइम पे होता है जब कंट्रैक्शन ऐसे पंप करके जब खामोश हो जाती है हमारी हार्ट, तो उस टाइम पर जो प्रेशर, भाई प्रेशर तो होगा ना, हार्ट पंप करके ऐसे रिलैक्स हो गई तो वेसल्स के अंदर प्रेशर भी तो होगा ना, जाहिर है। वो वेसल के अंदर जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हार्ट कंट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कंट्रैक्ट रिलैक्स, एक कंट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन मिलाओ तो ये होता है हमारा कार्डियक साइकिल। ऐसे कार्डियक साइकिल्स कितने होते हैं, 72। तो इसका मकसद यह है कि जो आप कंट्रैक्ट करके रिलैक्स करते हो इसको मिला के कहते हैं कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल। कितना ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का, क्या 1 मिनट होता है? अगर 1 मिनट एक कार्डियक साइकिल का टाइम है अगर, तो फिर 1 मिनट के अंदर, अगर 1 सेकंड है तो 1 मिनट के अंदर कितने कार्डियक साइकिल्स होंगे, 60। और 60 होंगे तो पल्सेस भी कितनी होंगी, 60। तो क्या 60 होती हैं?
कितनी होती? 80 नहीं होती, 72 होती, नॉर्मल 72 है, 80 होती होंगी लेकिन नॉर्मल 72 है। 72 अगर पल्सेस हैं, पल्स रेट अगर 72 है तो हार्ट रेट भी 72 होगा। इसका मकसद है कि हार्ट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन 72 टाइम्स करती होगी। तो ये कार्डियक साइकिल 1 सेकंड का होता है कि 1 सेकंड से छोटा होता है? 1 सेकंड से कम होता है। कम होता होगा ना, तभी तो 72 टाइम्स है। और कम कितना? ये होता है टोटल मिला के 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड इज द टोटल कार्डियक साइकिल पीरियड। ये ड्यूरेशन है इसका। इस ड्यूरेशन में तुम्हें दोनों चीजें पूरी करनी है, कॉन्ट्रैक्शन भी और रिलैक्सेशन। ज्यादा बड़ा पीरियड कौन सा होता है? कॉन्ट्रैक्शन भी रिलैक्सेशन भी। बता देता हूं, 0.4 नहीं होते, आधे आधे नहीं होते। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। आपके इंस्टीट्यूट की चाय देखे मुझे अंदाजा होता है कि इंस्टीट्यूट में लोग जो है ना बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, मतलब ये सिर्फ बना नहीं रहे हैं, दिल से बना रहे हैं कोई। शायद एक्सीलेंट है, अच्छी, मेरा ख्याल है अच्छी, बड़ा सिंपल और सिंप्लीफाइड वर्ड है। ठीक है, 0.4 ये आधा आधा हो गया, लेकिन इन दोनों में से एक ज्यादा टाइम लेता है। कौन ज्यादा लेगा? सिस्टोलिक कंट्रैक्शन के रिलैक्सेशन? जी, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसमें ज्यादा टाइम हार्ट इंगेज ज्यादा टाइम किसमें रहता है? रिलैक्सेशन में, आराम के टाइम में कि कंट्रैक्शन के टाइम में? जी, आराम के टाइम में, यानी रिलैक्सेशन के टाइम में हार्ट 0.8 सेकेंड्स में ज्यादा टाइम रिलैक्स रहता है, कम टाइम कंट्रैक्ट रहता है। कम टाइम कंट्रैक्ट रहता है कितना? बस 1 सेकेंड का फर्क कर दें आप। 0.3 कंट्रैक्शन एंड 0.5 रिलैक्सेशन। हार्ट रिलैक्स ज्यादा टाइम पे रहता है, कंट्रैक्ट कम टाइम पे रहता है। और कंट्रैक्ट जिस टाइम पे रहता है, पल्स उसी टाइम पे फील होती है। जब रिलैक्स रहता है तो पल्स उस टाइम पे फील होती है, तो उस वक्त होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब रिलैक्स रहता है तो उस टाइम पर हमारे वेसल्स में होता है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये मिला के हम इसको कहते हैं हम सिस्टमिक ब्लड प्रेशर। और उसी के वैल्यूज के चेंज करने से हो जाती है हाइपरटेंशन। क्या वैल्यू चेंज किया? मैंने बताया आपको, अबाउ 40 एट द डिफरेंट टाइम्स सिस्टोलिक, अबाउ 90 एट द डिफरेंट टाइम्स डायस्टोलिक। ये हो जाए तो ये हाइपरटेंशन कहलाती है। और ये हाइपरटेंशन का पेशेंट, ठीक है, तो ये लेकिन मैंने बताया प्री हाइपरटेंशन जो है 120 से लेके 40 से कम तक। कितना कम? एक कम, 139। डायस्टोलिक 80 से लेके 89 तक, 90 से कम, क्योंकि 90 को टच किया तो फिर तो ये हाइपरटेंशन है। और जिसको प्री हाइपरटेंशन है वही उसमें उसको एक कदम ही तो आगे बढ़ना है। जिसको प्री हाइपरटेंशन है, हाई रिस्क पर है वो कि उसको हाइपरटेंशन होगी, एज कंपेयर टू दैट हु डजंट हैव। तो प्री हाइपरटेंशन का मकसद है कि अब इसको एक कदम आगे बढ़ना है बस सिर्फ, और कल आ जाए तो ये हाइपरटेंशन में इसको लिख ही दूंगा, ये हो सकता है। लेकिन इसको प्री हाइपरटेंशन को देखना पड़ेगा कि क्या फैक्टर्स हैं जो मैं बगैर मेडिसिन के इसके इस प्री हाइपरटेंशन लेवल को मैं नॉर्मल करवा सकता हूं। ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। फौरन जंप न लगाएं, इतनी उजलत नहीं है। और जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, एक दफा जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी उसकी, तो ये फॉर लाइफ चलेगी। क्योंकि हाइपरटेंशन का कोई काज जो है वो होता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस में नो काज कैन बी डिटेक्टेड एट ऑल। इसको कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी हाइपरटेंशन। क्यों हंस रहे हैं? चल तो रहा है ना जी। ये कल बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, चलो शुक्र है, कल बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। मैंने पूरी कोई 1.25 घंटे की क्लास ली है और उसके बाद मैंने जो रिकॉर्डिंग देखी सिर्फ 4 मिनट की रिकॉर्डिंग आई है, और बीच में ही कोई बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद जो है मुझे अलग जाके आईटी डिपार्टमेंट में अलग जाके 1 घंटे की क्लास जो है वो दीवारों को देनी पड़ी है। और रिपीट क्लास जो है ना वो आप सोच नहीं सकते मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत होती है। यानी मेरा एक तरह से दिल ही नहीं करता है उसको। लिवर की एक क्लास ऐसी हुई थी, उसकी आवाज़ ही नहीं आई, वो 1.25 घंटे की क्लास, और अभी तक वॉइसलेस पड़ी हुई है। इतने मैसेजेस मुझे पूरे समझ लो
जितने भी मेरे पूरे पाकिस्तान में वो दूर से जितने भी स्टूडेंट वो कहते हैं सर ये रिपीट करें क्लास, इसका जो वॉइस का वो 1.25 घंटे क्लास है। वॉइस ओवर मैंने करने की, इतना चालाक मैं भी हूँ, वॉइस ओवर करने की मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो लिप सिंक्रोनाइजेशन हो ही नहीं रही थी। मैंने कहा चलो इसको दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन दोबारा रिकॉर्ड का मुझे अभी तक टाइम ही नहीं मिला है, और नाम मेरा दिल कर रहा है दोबारा रिकॉर्ड कर। इसलिए कोशिश करके आप भी देखा करें कि कभी ऑफ हो जाए तो फ़ौरन मुझे कहा करें। कल हो गया था ऐसा, लेकिन मैंने स्टूडेंट को बिठाया हुआ था सामने, मैंने कहा जब भी ये ऑफ हो जाए मुझे बताना। और फिर उसने बताया 17 मिनट के बाद ऑफ हो गए। मेरी 1.5 घंटे की क्लास थी, वरना वो सारी 1.5 घंटे की क्लास ऐसी निकल जाती। ठीक है जी, तो ये बहुत सारे मैंने बताया, बहुत सारे काजेज होते हैं, लेकिन मोस्टली आपके पास जो क्लिनिक्स पे आएंगे ना लोग, या आपके जो पेशेंट्स होंगे, उनमें कोई डिटेक्टेबल आइडेंटिफाइड काज नहीं होगा, आइडेंटिफाइबल कोई काज ही नहीं होगा, कोई काज नहीं। काजेज बताता हूं होते हैं, लेकिन ये पेशेंट्स नहीं होंगे आपके पास ज्यादातर। ऐसे हाइपरटेंशन को हम कहते हैं सिस्टमिक को, प्राइमरी हाइपरटेंशन, या जिसका दूसरा प्यार से नाम है इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसेंशियल जो लाजमी है, लेकिन जो काज आइडेंटिफाई हो जाए तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। ऐसे काज आपको बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत कम लोग होते हैं जो इससे आते हैं। ज्यादातर 70 to 80 90% जो लोग आपको जो इस वक्त पॉपुलेशन में नजर आते हैं ना, उनमें देयर इज नो आइडेंटिफाइबल काज। कोई होता होगा, कोई पैथोजेनेसिस होगी जरूर, आखिर जो कोई ऐसी चीज हो रही है तो कोई अंडरलाइंग काज होगा, लेकिन आइडेंटिफाइड नहीं है। अगर हो भी गया ना आइडेंटिफाइड, तो फिर भी आप उसका कर कुछ नहीं सकते। आप कहने कुछ नहीं कर सकते तो मैं इसको ऐसे चला नहीं दूं, नहीं, आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हो, लेकिन उसका काज आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बुखार है भाई, बुखार किस वजह से? मलेरिया की वजह से। तो आप मलेरिया को ट्रीट करते हो तो बुखार खुद ही ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर आपको उस बुखार का कोई काज न मिले तो क्या छोड़ देंगे उसको? क्या नहीं, आप बुखार को कम करते रहें बस सारी जिंदगी, उसको पैरास्टामोल देते रहें, जब बुखार हो पैरास्टामोल देते रहें। काज है ही नहीं, पता ही नहीं काज। तो ये उम्मन यहाँ इस तरीके से होगा। ये हाइपरटेंशन, अब देखें हाइपरटेंशन ये नहीं है कि बूढ़ों को होती है सिर्फ, एवरी एज ग्रुप में हाइपरटेंशन मौजूद है। मैंने 25 साल के भी इवन पेशेंट्स देखे हुए हैं। एवरी जेंडर कोई जेंडर बायस भी नहीं है, जेंडर रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, फीमेल को भी हो सकती है, मेल को। मैंने 25 35 इसकी पेशेंट्स भी हमने औरतें देखी। मुझे खुद याद है कि मेरी मदर फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुई थी एज हैविंग हाइपरटेंशन व्हेन शी वाज हार्डली, आई थिंक, मुझे थोड़ा याद पड़ रहा है कि शी वाज हार्डली, ये डायग्नोस हुई थी। इससे पहले भी होता होगा उसको, बिकॉज इट वाज ब्लड प्रेशर साइलेंट होते हैं। ये किसी और वजह से गई और डॉक्टर ने जब उसका ब्लड प्रेशर मेजर किया तो वो रेस था, वो खासा। तो फिर उसको डॉक्टर ने दोबारा नहीं किया उसको, क्योंकि अच्छा खासा था, इसलिए उसने ट्रीटमेंट लिख के दे दी। वो बता रहा हूँ ट्रीटमेंट कौन सी। उस वक्त ये नई नई मेडिसिन आई थी, ICI कंपनी वालों ने अभी नई नई लॉन्च हुई थी। तो मेरी मदर 45 ईयर्स ऑफ हर एज उसने एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी शुरू की थी। शी इज अल्हम्दुलिल्लाह नाउ 90, यानी 45 ईयर्स है वो एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी पर है, और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। वजह कंट्रोल होने की वजह से, वरना कौन 90 ईयर्स तक विदाउट कॉम्प्लिकेशन पहुंच सकता है? अगर ब्लड प्रेशर को ऐसे ही छोड़ दे तो मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम कर सकता है ये। और उन प्रॉब्लम्स की वजह से डॉक्टर के पास जाएंगे आप, ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं जाएंगे। ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम्स एज सच होते ही नहीं है, कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स ब्लड प्रेशर। हाँ, ये हो सकता है कभी हेडेक, ऑक्सीपिटल रीजन में कोई आपको थोड़ी टेम्पलर रीजन पे थोड़ी सी पल्सेशन का फील होना, ये एक तरह से यूं समझ लो कि कुछ इशारे है सर, एज सच नहीं कि ये ब्लड प्रेशर। या इवन आपकी जो हार्ट रेट है उसका इरेगुलर होना, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आप खुद सोच सकते हो कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आगे से आपके वेसल्स में जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल को कम पंप करना पड़ेगा कि ज्यादा करना पड़ेगा? क्योंकि आगे अगर वेसल में प्रेशर ज्यादा है तो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप जोर से करना पड़ेगा, और जोर से करते करते ये लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मस्कुलेचर है ये ऐसे ही 4 गुना बड़ा होगा राइट से, कि अब 6 गुना भी बड़ा हो सकता है। ये हाइपरट्रॉफी हो सकती है। और जब हाइपरट्रॉफी होगी तो उसको ब्लड सप्लाई की कम जरूरत पड़ेगी कि ज्यादा? तो क्या उसको मिल सकता है ज्यादा ब्लड? क्या उसकी कोरोनरी आर्टरी 1 से 2 हो जाएंगी? क्या नहीं। तो वो जो आपका 4 गुना से 6 गुना हो गया है बड़ा, जो उसका मकसद है कि उसको ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, जो उसको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जब उसको अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो फिर जाहिर है इस्कीमिक के पेन जैसी चीज आपको फील होगी। एंजाइना का एक काज ये भी है, कम है लेकिन एंजाइना का एक काज ये भी है, जिसमें
लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाए, तो वो जो आपका शेडो आता है एक्सरे में सेम साइज का होगा कि बड़ा होगा? कार्डियोमेगेली इसको हम कहते हैं, जिसका कार्डियोमेगेली। तो जब आप एक्सरे देखें और हार्ट का बड़ा साइज नजर आए तो मोस्ट प्रोबेबली इसको सिस्टमिक हाइपरटेंशन होगी। कौन सी वाली? अनकंट्रोल्ड। अगर कंट्रोल्ड होगी तो फिर इस किस्म का मसला नहीं होगा। तो इतना बड़ा हार्ट का शेडो आपको नजर आएगा। तो इसका मकसद यह है कि इन्वेस्टिगेशन, अगर आपके पास कोई आता है बंदा और अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो इन्वेस्टिगेशंस में आप क्या लिख के देंगे? चेस्ट एक्सरे सबसे पहले। अब सिर्फ चेस्ट का तो मसला ही नहीं है, मसला है क्योंकि आगे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर बढ़े होने की वजह से उसकी जो साइज है हार्ट की, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो आप देखेंगे अपेक्स बीट इस तरफ आ जाएगी, वो इतना बड़ा हार्ट आपको नजर आएगा। इसका मकसद है कि इसका ब्लड प्रेशर काफी सालों तक अनकंट्रोल रहा है। अब जब अनकंट्रोल रहा है, इस हार्ट को छोटा तो नहीं कर सकते बाबा, अभी से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना शुरू करो, इससे तो न बढ़े, क्योंकि इससे तो फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ये भी आप कर सकते। लेकिन इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के साथ, अब देखें, आप खुद सोचें, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सिस्टोलिक 150 है, अगर आप ट्रीटमेंट ले नहीं रहे तो इस बड़े ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड जाता होगा मुख्तलिफ आर्गन्स की तरफ। और ये आर्गन्स कौन से होते हैं? बहुत सारे आर्गन्स, इंक्लूडिंग, अगर इतना प्रेशर के साथ जा रहा है तो ये बिल आखिर किधर पहुंचता है? कैपिलरीज में। भाई ये आर्टरी है, उसके बाद बड़ी आर्टरी, उसके बाद उससे छोटी, उससे बाद उससे छोटी छोटी होते आर्टीरियल के बाद कैपिलरीज। इसका मकसद यह है कि अगर आपका ब्लड जो है वो रश करके कैपिलरीज की तरफ पहुंचता है तो वो कैपिलरीज रप्चर हो सकती है कि नहीं? अगर ये कैपिलरीज रप्चर हो जाए और इत्तेफाक से वो कैपिलरीज हो ग्लोमेरुलस, तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ग्लोमेरुलस खत्म होता जाएगा कि नहीं? वो अगर खत्म होता जाएगा या उसके अंदर डैमेज होता जाएगा तो आप खुद सोचें, ये पेशेंट रीनल फेलियर के साथ आपके पास आएगा। फौरन तो नहीं आएगा क्योंकि लाखों में होते हैं ग्लोमेरुला, लेकिन यही हाल रहा आपका, अगर पेशेंट को ट्रीट ही नहीं किया ना, पेशेंट जा रहा है रूटीन चेकअप के लिए और उसके ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं चल रहा है, वो बरसों से हायर ब्लड प्रेशर के साथ घूम रहा है, तो वो क्या ऐसे ही घूम रहा है कि उसकी कीमत दे रहा है? वो कीमत क्या दे रहा है? हर दिन ग्लोमेरुला खत्म होते जा रहे हैं और एक लेवल वो आएगी कि ग्लोमेरुला की तादाद इतनी कम हो जाएगी कि आपके वो वेस्ट मटेरियल्स को जो एक्सक्रीट करने वाली कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी। तो आपके वेस्ट मटेरियल इस वक्त ब्लड में घूम रहे होंगे। यही होती है जिसको हम कहते हैं यूरीमिया। क्रिएटिनिन लेवल करोगे तो हाई होगी। यही नहीं बल्कि फिल्ट्रेशन जब हो रही होगी तो प्लाज्मा से बहुत सारे प्रोटीन्स भी लीक हो रहे होंगे क्योंकि डिफेक्टिव कैपिलरी सिस्टम हो गया है उधर। तो ऐसे पेशेंट में क्या, ऐसे पेशेंट की यूरिन डीआर नहीं कराओगे? उसमें क्या नजर आएगा? प्रोटीन्स नजर आएंगे, जो प्रोटीन्स नॉर्मली नहीं होते हैं। एल्ब्यूमिनुरिया होगी उसको। एल्ब्यूमिनुरिया इज इंडिकेशन कि ये हो रहा है, ये हाइपरटेंशन, इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, किडनी की वजह से। अब भले मेरी मदर अंडर कंट्रोल होता है उसका ब्लड प्रेशर, लेकिन उसके बावजूद उसकी क्रिएटिनिन लेवल थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब एज के हिसाब से हम कहते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन क्रिएटिनिन लेवल बड़ी होती है क्योंकि उसका किडनी फुल काम नहीं कर रही होंगी। यूरिया उसकी ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल थोड़ी सी रेज्ड होती है, यानी अपर लेवल से थोड़ा सा रेज्ड होती है, ज्यादा ना सही होती जरूर है क्योंकि वो 50 ईयर्स से हाइपरटेंसिव है, दो शी इज अंडर कंट्रोल स्टिल। तो जो नहीं कर रहा होगा उसका क्या असर हुआ होगा? ये सीधे फिर ये नेफ्रोपैथी में चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। मामला सिर्फ यहां नहीं है, ये अगर इनको छोड़ोगे तुम ऐसे, तो ये जो ब्लड प्रेशर जो है वो हायर ब्लड प्रेशर के साथ ऐसे झटके से ब्लड जाएगा तो वो जो डेलिकेट आर्टरीज होती हैं, जैसे आर्टरियां होती हैं आपकी आई के अंदर जाती हुई, वो सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटाइना, इनके अंदर भी हेमरेजेस हो जाती हैं। और जब हेमरेजेस हो जाती हैं तो वो फिर आपको रेटाइना में नजर आती हैं। आपको मुझे रेटाइना नजर ही नहीं आता तो मुझे वो कैसे नजर आएंगी? ऑप्थेल्मोस्कोप से। पूरी बॉडी के आर्टीरियोल्स विदाउट डिसेक्शन, विदाउट सर्जरी अगर देखना चाहें तो सिर्फ एक ही जगह पे देख सकते हैं, वो है ऑप्थेल्मोस्कोप लगा के रेटाइना को देख लेंगे, उधर आपको नजर आ जाएंगी आर्टीरियोल्स। और उन आर्टीरियोल्स क्या ऐसे ही नजर आएंगी कि उनमें होंगी हेमरेजेस, ये उनमें हेमरेज होंगी। तो हर अच्छे कंसल्टेंट के पास ऑप्थेल्मोस्कोप होता है और उससे देखते हैं क्या? रेटाइना का वो हिस्सा जिसको फंडस कहते हैं, जिस जगह से आर्टरी अंदर एंटर होती है, इसीलिए इसको कहते हैं फंडोस्कोपी। हर आदमी के पास, हर अच्छे कंसल्टेंट के पास, फिजिशियन के पास होता है। हर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ही नहीं होता, इनके पास भी होता है। वो डार्क में अंदर देख लेते हैं, वो उसको नजर आ जाता है। वो कहते हैं तो आपको तो आई के अंदर, इसको हम यहाँ पे कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ये बड़े बड़े मसले हैं जो इनको होते हैं। अब मामला देखें, एक जोर से ब्लड आ रहा है, एक से शदीद झटके से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो जो वेसल है वो
एक्सपेंशन उसकी आर्म सी होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा होने से जो इसका अंदर एंडोथीलियम है ऐसे रहेगा कि स्ट्रेच होगा? स्ट्रेच होने से टीयर आ सकता है, और अगर टीयर आ गया तो क्या इन्फ्लेमेशन शुरू नहीं हो जाएगी क्या उसी दिन कि मुसलसल? और मुसलसल इन्फ्लेमेशन होने की वजह से होते 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 एथेरोमा फॉर्मेशन। ऐसे लोगों को, हाइपरटेंसिव लोगों को क्यों हो जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस जल्दी? वजह यह है कि उनके एंडोथीलियम के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन, अभी बताया था ना मैंने, एंडोथीलियल इंजरी विल लीड टू द थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ये आर्टीरियल थ्रोम्बा है, ये इनके अंदर वो भी हो जाता है। तो इसकी कीमत देनी पड़ती है आपको, भले दूसरे सिम्टम्स ना हो, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपको जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद। तो बेटर ये नहीं है कि अगर आपको कहीं भी फीलिंग हो तो एक रूटीन चेकअप, इसलिए कहते हैं कि हमेशा आपको एक एज, कितनी, एक एज के बाद रूटीन चेक ब्लड प्रेशर का कराना चाहिए। क्या कहते हो, किस एज के बाद? किसके बाद? 20 नहीं, ठीक है, वेरी क्लोज, अच्छी बात है। मैं ये सोच रहा था कि ये कह रहे हैं कि 30-40 के बाद आपको जाना चाहिए। नहीं, यू आर राइट, क्योंकि यंग एज में भी हो रहा है ब्लड प्रेशर। इसलिए कहते हैं कि एडल्ट अगर 18 के बाद है तो उसको एवरी 6 मंथ्स एटलीस्ट रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए डॉक्टर के पास। कोई मसला नहीं है इसमें, एक रूटीन चेकअप है, यूरिन डीआर हो जाएगी, ब्लड सीपी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा और चंद चीज़ें और हो जाएंगी। 1.5 साल 6 महीने बाद कोई मसला नहीं। उसके बाद इवन जनरल प्रैक्टिशनर से करा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कंसल्टेंट के पास जाए। 2-4 इन्वेस्टिगेशन से, अगर पढ़ा लिखा है तो खुद भी कर सकता है। और आजकल तो तकरीबन हर घर में एक डॉक्टर है ही वैसे भी, और बहुत सारों के पास तो एक से भी ज़्यादा है। वो ब्लड प्रेशर करने में कोई हर्ज नहीं है। 18 प्लस तो आप ब्लड प्रेशर करा सकते हैं यहाँ पर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ये सिस्टमिक। अब मैंने बताया हायर रिस्क होती है अगर फैमिली में रन कर रहा है। अगर मेरी मदर को है तो चांसेस हैं कि मुझे भी, इसलिए मुझे ज्यादा नजर रखनी चाहिए अपने ब्लड प्रेशर पे। देखो, ये फैमिली में रन करता है, एसेंशियल हाइपरटेंशन फैमिली में रन करता है, सेकेंडरी जरूरी नहीं है फैमिली में हो। सेकेंडरी में तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको होगी, फैमिली में नहीं थी। तो इसेंशियल हाइपरटेंशन फैमिली में रन करता है। इसेंशियल हाइपरटेंशन में हमारा टीचर हमें बताता था कि यार इसेंशियल हाइपरटेंशन का भी काज होता है। काज होता है, ये एक तरह से हाइपोथेसिस है, लेकिन बहुत सारी चीजें उनके ऊपर गौर करने के बाद उनको ये पता चला है कि जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है उसके पीछे भी जो जड़ है ना, जड़ वो है इंक्रीज्ड साल्ट इनटेक इन डाइट। आपको पता है सोडियम जो है ना, ये अंदर मेटाबोलाइज ही नहीं होता। नमक आप अपने खाने से माइनस कर दें और ना ही कोई जरूरत है, आपको चंद चीजों की सिरे से कोई जरूरत नहीं है। और हमारे सोसाइटी में ये इतनी शदीद तरीके से इनकॉर्पोरेटेड है हमारी डाइट में, और अच्छे जो एजुकेटेड सोसाइटीज हैं उनके अंदर ये चीजें हैं ही नहीं। एक वाइट शुगर, जी कह सकते हैं, बिल्कुल यू आर राइट। एक शुगर, एक कहते हैं कि वर्ल्ड वार के बाद की बीज गंदुम का, half the patients of the diabetes mellitus type 2 probably they are actually due to the consumption of the wheat। ये जो गंदुम का आटा जिससे हम खाते हैं रोटी, गंदुम के आटे की आप पता है रोटी के पकने की खुशबू ही इतनी होती है कि रेजिस्ट नहीं कर सकते। और तीसरा है चावल, और उसके बाद जो 5वीं वाइट चीज है वो है नमक, सोडियम क्लोराइड। कोई जरूरत ही नहीं, आप अपने खाने में अगर नमक ना डालें तो क्या हो जाएगा, मतलब खाने को क्या हो जाएगा, वो कहें कुछ नहीं होगा, बेजायका हो जाएगा, और क्या, और कुछ नहीं होगा। भाई आदत डाल दें, वैसा खाना खाने की आदत दुनिया में नहीं खा रहे हैं क्या लोग। मिर्ची जो हम डालते हैं, इंडियंस आप देखें, स्पाइसेस डाल डाल के बेड़ा गर्क कर दिया हमने अपना। इतने स्पाइसेस का नाम ही पता ही नहीं होता। जो हमारी चीज पकती है उसमें कम से कम 25 तो स्पाइसेस पड़ते, इतने तो वेले हैं हम लोग, और लोग खाते हैं सिर्फ बॉयल करके खा जाते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? बल्कि देखा जाए तो इंसान ही वो हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने खानों का क्या असर कर दिया है, स्पाइसेस, इतने स्पाइसेस, फिर उसमें नमक। और जो मल्टीनेशनल कंपनी वाले जो हमें बर्गर खिलाते हैं, उन्होंने भी देख लिया कि ये नमक के शौकीन है। आप देखें जितने प्रोसेस मिलके फूड हैं उसमें नमक तो देखें कितना है। और नमक सबसे बड़ा काज है, क्योंकि नमक आपका मेटाबोलाइज नहीं होता है। और नमक क्या करता है, नमक अकेला नहीं घूमता, नमक का दोस्त होता है पानी, उस पानी को बाहर ही नहीं जाने देता। इसलिए आपके प्लाज्मा की लेवल हमेशा बढ़ी हुई होती है। भाई बढ़ी हुई होगी, वेसल्स उसको बर्दाश्त नहीं करता,
वो वेसल्स के वाल पे प्रेशर डालती है, यही तो ब्लड प्रेशर है। तो इसका मकसद है कि इस ब्लड प्रेशर को ठीक करने का क्या तरीका था? अब तरीका मेडिसिन है अब तो, वरना क्या था? नमक न खाते तुम, नमक अगर खाने से माइनस कर दो, हो सकता है प्री हाइपरटेंशन वाला ठीक हो जाए। और इसके साथ एक और चीज जो है वो है इंक्रीज वेट, जो तो वैसे ही होगी। जो खाने के इतने शौकीन है, जो मसाले दुनिया भर के उसमें डाल के उनका बेड़ा गर्क कर दो, खाने के कितने शौकीन होंगे। और इसके साथ जो है वो चीनी, हर चीज हमारी, हर खुशी हर गमी हमारी जुड़ी हुई है मीठे से। मीठा हो जाए, क्यों हो जाए भाई? मैं खुश हूं इसलिए। तो खुश होने में तो मीठे का क्या, आप खुद सोच सकते हैं ना। नहीं मीठे मत, मुझे आज तक समझ में नहीं आया खुश होने के साथ मीठा खाना क्यों जरूरी है? क्या करें? कुछ ना करें, खुश हो जाएं बस। क्या करें? एक दूसरे के साथ शेयर करें कोई चीज अच्छी सी, कोई मेमोरी, कोई, इससे भी आदमी खुश होता है। नहीं, उसके साथ मीठा खाना जरूरी है। हमारी हर चीज रेस्टोरेंट में शुरू होती है, रेस्टोरेंट में खत्म होती है। और खाना खा के पूरा फुल होने के बाद आखिर में फिर मीठा, हालांकि सिर्फ मिठाई काफी था। पूरे 3 दिन का खाना खा के उसके बाद आखिर में पेप्सी, और कभी कभी तो खाने के साथ पेप्सी। मीठा जब तक न खाएं हम खुश ही नहीं होते। मीठे के साथ खुशी, भाई खुशबू के साथ भी तो खुश होते हैं लोग, अच्छी सीन देख के भी तो खुश होते हैं। अब जगह फूल लेके जाते हैं ना, अपने बॉस की खुशामद करने के लिए फूल लेके जाते हैं ना, कब फूल खाना शुरू करता है क्या वो? मीठे हैं फूल, बस मैं खाऊं, क्योंकि मीठे से मैं खुश हूंगा, देखने से थोड़ी हूंगा। खुशबू से भी खुश हुआ जा सकता है, अच्छी चीज देखने से भी आदमी खुश होता है। खुशी इंसान के ब्रेन में है, खुशी जबान में खुशी नहीं है, यहां ब्रेन में है। हमने जोड़ दिया है उसको मीठे से, वो मीठे से जुड़ के हमारी जड़ें खोखली हो गई। हर चीज मीठा मीठा, वो ये सारा सब कॉन्टिनेंट में, और कहीं नहीं है, ये सब कॉन्टिनेंट में है सिर्फ। हमारे मौलवी साहब भी कहते हैं मीठा, वो भी हलवे के शौकीन। हिंदुओं में पंडित भी प्रसाद, वो मीठे के शौकीन। उन लोगों ने कहा ये सारे मीठे के शौकीन है, बड़ी मार्केट है, ले आए कैडबरी, मीठा हो जाए। मीठा क्यों हो जाए भाई? आप खुश जो हैं तो क्या हमें मारना चाहते हो कि हम खुशी न रहें क्या सारी जिंदगी? इतने पेट बड़े हुए हैं, मुझे कोई दिखाओ कोई एशियन फिट आदमी, मुझ जैसा आदमी, मेरा भी पेट बड़ा हो। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं वजन ठीक है कि नहीं है, खड़े हो जाओ और वजन देख लो। नहीं, इंची टेप ले आओ, वेस्ट देख लो। वेस्ट को देख के फिटनेस होती है, वजन को देख के नहीं। पेट बढ़ा हुआ है, ऐसे घुटने को टच कर रहा है और तुम्हारा वेट कम है, इससे कुछ नहीं होगा। वेस्ट नॉट वेट, वेट एंड वेस्ट बोथ, पहले वेस्ट फिर वेट। तुम्हारा वेस्ट जो है वो 33 होना चाहिए था, वो 133 है, और अब तुम्हारा वेट ठीक है। अब कहते हो मेरा तो वेट ठीक है। बिल्कुल, वेट हरगिज ठीक नहीं है। फिटनेस आपकी वेस्ट से होती है, खूबसूरती वेस्ट से आती है, वेट से नहीं। अब यहां पर देखिए, वेट अगर आपका नॉर्मल है या वेट इंक्रीज दे, और वेट अगर आपका नॉर्मल है अगर, तो उससे भी, क्योंकि वेट अगर ज्यादा होता है तो हार्ट पे स्ट्रेस ज्यादा होता है। ज्यादा वेट होने की वजह से हार्ट पे स्ट्रेस ज्यादा होता है, वो पंप ज्यादा पावरफुली करता है, इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू इवन इंक्रीज वेट आल्सो। तो प्री हाइपरटेंशन के पेशेंट में साल्ट बंद कर दो और इसका वेट डिक्रीज करने की कोई रेजीम बता दो उसको अगर, या उसको न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजो या किसी फिजियो के पास भेजो, तो उसको वेट कम कराने का अगर रेजीम बता दे। एक फिजियोथेरापिस्ट को एक अच्छा, यूं समझो जिम स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए। मैं बिलीव करो जिम ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, वजह सिर्फ ये है कि वहां एक्सपर्ट नहीं है। मैंने कहा वो कमर तोड़ देंगे, वैसे कुछ बता देंगे कि हो सकता है कहीं डिस्क न हर्निएट हो जाए, कोई डिस्क प्रोलैप्स न हो जाए, या डिस्क स्लिप न हो जाए कहीं पर। मैं ये सोच रहा हूं कि जिम ज्वाइन करूंगा, लेकिन एक दफ़ा फिजियोथेरापी का जो इंस्टीट्यूशन है, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का है, जो मुझे पसंद है, मैं समझता हूं कि वहाँ बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है शुरू से लेके, वो लियाकत नेशनल में। और दूसरा शायद जना में भी है, लेकिन लियाकत नेशनल में वहाँ पर एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की फिजियोथेरापी और रिहेबिलिटेशन, वहाँ FCPS भी होता है, ये सब कुछ। तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि एक दफ़ा वहाँ कंसल्टेशन करके उनको मैं बताऊँ कि मुझे किस किस्म की एक्सरसाइज मेरे एज के आदमी को करनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो वेट को रिड्यूस करेंगे अगर आप, साल्ट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, रेज जो है ना आपकी, एंगर मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट को भेज दें। मुसलसल एक टेंशन और एंग्जाइटी में रहता है तो ब्लड प्रेशर तो कम ही नहीं होगा उसका, लेकिन इसकी तो वजह है टेंशन एंग्जाइटी, तो वो उसको ठीक करें आप। रेज में इसका मकसद है कि वो कैसे मैं ठीक करूं, मेरे हालात ऐसे हैं। हालात ऐसे नहीं है, आप उस हालात को देखें, इस नजरिए से रहे। ये समझ रहे हैं कि आप उस नजरिए से देख रहे हैं।
आप जा रहे हैं गाड़ी से, गधा गाड़ी वाला आगे से गुजर जाता है, आप इतना गुस्से में आ जाते हैं। भाई आपकी ये जो सोसाइटी है उसमें अनएजुकेटेड लोगों की इतनी बड़ी तादाद है कि आप उनको ठीक नहीं कर सकते। आप क्या करें, जब भी आपको गुस्सा आए तो एंगर मैनेजमेंट की एक रेसिपी मैं आपको बता देता हूं। जी नहीं, बैठ नहीं जाए, बैठ जाएंगे तो कोई आगे चपेट मार जाएगा आपको, बैठ ना जाएं। एक ही चीज बता देता हूं, मैंने जो एक्सरसाइज की है और जो जिसका मुझे बड़ा जबरदस्त फायदा हुआ। जब भी कोई आपके आसपास कोई गलत चीज हो रही हो, आप कभी भी दूसरे पे इल्जाम ना लगाएं। आप बोलें कि ये जो गलत चीज हो रही है ये मेरी किस गलती की वजह से हो रही है। इल्जाम आप अपने ऊपर ले आए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे आपको कोई गाड़ी को ठोक जाता है, ये ना करें कि वो ठोक गया, उठ के आप जो है वो गुस्से में आ जाएं। आप कहेंगे मुझसे क्या गलती हो गई कि ये इसने मुझे लगाया, मैं इससे क्यों नहीं बचा पाया अपने आप को। यानी वो जो जाहिल है वो तो रहेगा जाहिल, उसको तुम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम सोचते हो उसकी जहालत से तुम्हें बचना था, तुम क्यों नहीं बच पाए। आप बैठे हुए एक एज पे, कोई धक्का देकर आपको नीचे गिरा गया, आप नीचे गिर गए। आप ये ना सोचें कि उसने मुझे धक्का दिया, आप ये सोचें कि मैं इस एज पे बैठा क्यों था, इतना करीब, ये तो रिस्की था, इधर मुझे नहीं बैठना चाहिए था। गलती किसकी आप मानेंगे? खुद की। जब आप गलती खुद में ढूंढेंगे तो आपका गुस्सा दूसरे पे नहीं आएगा, खुद पे गुस्सा इतना नहीं आता। जो बुरी चीज हो, आप चाहे गलती उसकी ही क्यों ना हो, ढूंढें आप अपने आप में, मैं इस गलती से, ये इस नुकसान से मैं अपने आप को क्यों ना बचा सका, तो आपको दूसरे पे इतना गुस्सा नहीं आएगा। रेज मैनेजमेंट किया। और जहां देखें कि कोई गलत चीज मुझसे ज्यादा हो रही है, कर रहा है, आप उससे डिस्टेंस रखें, अगर रख सकते हैं तो दूर रह जाएं। आगे आग तो जलाएगी, बार बार तुम हाथ डाल रहे हो, फिर आग को गालियां दोगे, क्या होगा? आग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आप उससे दूर रहें तो। आएगी कभी आग चूल्हे में से निकल के ऐसे ऐसे करते हुए आपके बेड में आपको जला दे आके, जलाएगी कभी? हुआ है कभी ऐसा? तो सीधा सीधा जो गंदे लोग हैं उनसे दूर रहो, बस बात ही खत्म। क्या उनकी बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी? क्या आपकी बड़े आराम से गुजरेगी। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि गुस्से की आदत होती है, एडिक्ट हो जाते हैं गुस्से को। गुस्सा जब तक नहीं करते तब तो उनको मजा नहीं आता, नशा होता है। ये गुस्से का नशा भी होता है, वो जानबूझ के वो उसमें घुसते हैं उन चीजों में। और किसी भी दूसरे आदमी की लाइफ के अंदर कभी इंटरफियर न करें, और ये न समझें कि ये बुरा कर रहा है, मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूं। यकीन जाने आपको भी बहुत सारे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है ना तो शर्म के मारे नहीं कर रहा है आपसे, आप भी इतने एक्सेप्टेबल नहीं हैं। लोग आपको झेल रहे हैं, आपको भी। कभी किसी ने बोला है कि आपकी आदतें भी खराब है? नहीं बोल रहा है ना, तो ये उसकी मेहरबानी समझें। आप अपने आप को इतना परफेक्ट ना समझें। तो बहुत सारी चीजें आप में अच्छी हैं तो बहुत सारी चीजें उनमें भी अच्छी हैं, बहुत सारी चीजें उनमें बुरी हैं तो आप में भी बुरी हैं। तो रेज को मैनेजमेंट करना ये हाइपरटेंशन के लिए बड़ा जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है मेडिसिन इस्तेमाल करें फौरी तौर पे, देखें कि क्या काजेज हैं, देखें उसके हालात। अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का मतलब नहीं है एकदम से मेडिसिन लिखना शुरू कर दो। तो अच्छा डॉक्टर हमेशा अच्छी हिस्ट्री लेता है, देखता है उसके हालात, देखता है उसकी फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीजें देख के उसके बाद आप इस नतीजे में पहुंचे कि इस हाइपरटेंशन को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। मैंने बताया स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड डायबिटीज मेलाइटिस। ट्रीट करें इसको, स्मोकिंग है छोड़ दो, एक्सरसाइज करो, और हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मकसद क्या है? फेट जो है, खास तौर पे जो सेचुरेटेड फेट हैं, सेचुरेटेड फेट है वो जो कढ़ाई के अंदर घी डाला हुआ है, सेचुरेटेड फेट। आप मोस्टली पोलियन सेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, पोलियन सेचुरेटेड, जो हमें किसी डॉक्टर ने, अपने किसी उस्ताद ने, किसी टीचर ने हमें बताया था, हमने उसको बताया सर कोई ऐसी चीज आप बताएं जो घी जो है ना वो कोई अच्छा सा घी जो है ना, अच्छा सा ऑयल। बोला दुनिया में कोई ऑयल ऐसा नहीं है जो अच्छा सा हो। यानी आप किसी चीज को पकाना चाहते हो, विदाउट ऑयल पकाना सीख लो बस। यानी एक चीज ऑयल भी आपके जिस्म के लिए खराब है। ये नहीं कि ओलिव ऑयल, वो पता है ना जैसे सोसाइटी में मशहूर होते हैं, या ओलिव ऑयल जो महंगा ऑयल है हम समझते हैं कि वो अच्छा ऑयल, कोई अच्छा नहीं होता। ऑल ऑयल दे आर बैड, लेकिन थोड़ा सा आप यूज कर लें। अगर ऑयल यूज ही करना चाहते हो तो कहते हैं कि या मक्खन या देसी घी। देसी घी मक्खन हमारी सोसाइटी से निकल गया, हम उसको समझते हैं ये कोलेस्ट्रॉल है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल। ये जो हम यूज कर रहे हैं ये बैड कोलेस्ट्रॉल। तो यहां पर इन चीजों को आप देखो। अब देखें काजेज क्या है। काजेज मैंने बताया कि काजेज एज सच तो कोई है ही नहीं। आपको केस मिलेगा ये एसेंशियल हाइपरटेंशन का, लेकिन काजेज और भी हो सकते हैं, जैसे टू मच साल्ट इन डाइट। आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अल्कोहल अब्यूजर्स जो है,
ये मसला हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को वो पीने के पानी के पैसे नहीं है तो कौन सा शराब पियेंगे वो। तो ये तो मसला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है ही नहीं सिरे से। वो कितना पीते हैं भाई, कितने लोग पीते होंगे, और इतना पीते होंगे कि उनका हाइपरटेंशन हो जाए। ऐसा कुछ नहीं पीते, ये हमने भी देखे हुए हैं। अल्कोहल हेपेटाइटिस काज करता है, हेपेटाइटिस। मैंने अपने लाइफ में कोई अल्कोहल से हेपेटाइटिस वाला केस हॉस्पिटल में आते हुए नहीं देखा है, क्योंकि इतने अल्कोहल के पैसे ही नहीं होते लोगों के पास कि उनका लिवर डैमेज तक होने की लेवल आ जाए। हमारे पास जो लोग आते हैं वो कौन से, वो जो पसमानदगी के लोग हैं। नहीं, हेपेटाइटिस की बात कर रहा हूं। यानी लिवर सिरोसिस में सबसे बड़ा काज हमारा क्या होता है, हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक नहीं। अल्कोहल जितने पैसे ही नहीं होते कि ये लिवर की सिरोसिस होती है अल्कोहलिक्स में कब, जब वो 150 ml यानी एक पूरी ग्लास शराब की 15 साल तक डेली पिए। इतने पैसे किसके पास हैं इनको पिएगा वो। तो कोई भी अल्कोहलिक हमारे पास सिरोसिस का पेशेंट बड़ा मुश्किल से मिलेगा। एंजाइटी और कुछ और डिजीजेस जिनसे ये हो सकता है, तो ये एक्सक्लूड करना भी जरूरी है, तब जाके तुम समझोगे कि ये एसेंशियल हाइपरटेंशन है। तो चंद और चीजें भी आप यहां पे देख लोगे। सिम्टम्स एज सच नहीं है, कोई ऐसा सिम्टम नहीं है जिससे तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाए और तुम्हें कोई बोल दे और तुम कहो कि हाँ इसको हाइपरटेंशन है। ऐसा नहीं है, कोई सिम्टम एज सच नहीं है, लेकिन कुछ इशारे से मिलते हैं जरूर। पेशेंट एसेंशियली हाइपरटेंशन के सिम्टम से कभी नहीं आएगा जब उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे। रीनल फेलियर से आ गया, विजुअल डिस्टर्बेंस से आ गया, एंजाइना से आ गया, और बहुत सारी चीजों से। एंजाइना के जितने पेशेंट्स होते हैं तब सबका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, जिसका मकसद है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से इनको एंजाइना हुआ है, क्योंकि हार्ट की साइज बड़ी हो गई या फिर ब्लड वेसल्स के अंदर एथिरोमा फॉर्मेशन हो गई। अंडरस्टैंड? सो दिस विल बी, और ज्यादातर ओवरवेट होते हैं। अब देखिए मोस्टली आपको ओवरवेट नजर आएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी हरगिज नहीं है। नॉर्मल वेट वाले आदमी को भी, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, इन दोनों को हो सकता है ब्लड प्रेशर। तो ओवरऑल अब यहाँ पे ये सारी चीजें, और कभी कभी इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वेसल्स के ऊपर कि ये डेलिकेट वेसल्स जो है ना ये रप्चर हो जाती हैं, नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। नोज ब्लीड, एपिस्टेक्सिस जिसको कहते हैं। एपिस्टेक्सिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स, वन ऑफ द साइंस ऑफ द हाइपरटेंशन, वन ऑफ द साइंस, नॉट नेसेसरी नॉर्मली। किसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो उसको पता ही नहीं है, जाता ही नहीं है डॉक्टर के पास, पता ही नहीं है, वो अचानक नोज ब्लीड से आ जाएगा। और हमारा उस्ताद कहता था कि ब्लीडिंग दो जगहों पे हो सकती है, या तो इधर या अंदर। अगर यहां ब्लीड हो जाए तो खुश हो जाओ कि खुदा का शुक्र है अंदर नहीं हुई है, क्योंकि ये आर्टरियां यहां भी रप्चर हो सकती थी, ये इंटरनली भी रप्चर हो सकती थी, वो भी इतनी डेलिकेट होती हैं, उससे हो जाता है स्ट्रोक, फालिज। तो हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन फालिज की शक्ल में भी हो सकती है, क्योंकि रप्चर हो जाती हैं आर्टरियां, क्योंकि बहुत डेलिकेट आर्टरीज होती हैं ब्रेन की। तो देखें रप्चर आल्सो। तो यहां से ये देखें, साइंस एज सच कुछ भी नहीं, क्या नजर आएगा, सीधा सीधा हेल्दी पेशेंट आपके अंदर क्लिनिक में बैठा हुआ है, हाइपरटेंसिव है, तो उसकी कोई साइन मेजर करो बस पता चल जाएगा, उससे और कोई साइन एज सच नहीं है। हाँ ये और बात है कि अगर आप कॉम्प्लिकेशंस में देखें तो आपको रेटिनोस्कोपी, उसमें आर्टेरियोल्स के रप्चर और ये सारी चीजें मिल सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया, ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस, स्ट्रोक, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, और ये सारी चीजें यहां पर हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन को अब आप इन्वेस्टिगेशन में क्या करें, एक तो आपको ब्लड टेस्ट वगैरह, देखो हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल था उसकी साइज एनलार्ज हो जाएगी, और ये कब पता चलेगा, एक तो एक्सरे करा लो, दूसरा इकोकार्डियोग्राफी, क्योंकि ये सिर्फ उसकी साइज ही नहीं बढ़ेगी, उसका फंक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो उसका जो फंक्शन कम होगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लड ज्यादा फेंकेगा कि कम ही फेंकेगा, तो पीछे ब्लड ज्यादा रुकेगा। इसी को कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर पे नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग, इसको कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेल और हार्ट अटैक में फर्क है। उन्होंने कहते हैं यार हार्ट फेल हो गया, ये हार्ट फेल नहीं है, ये हार्ट अटैक है, इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। हार्ट फेल का मकसद है कि जितना ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है उतना पंप नहीं हो रहा है, और ये बरसों तक चलता है मामला। ऐसे नहीं हार्ट फेल का आदमी फौरन नहीं मरता, इसको हम कहते हैं, देखिए तीन चीजें होती हैं, हार्ट फेल, हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, कार्डियक अरेस्ट, चार चीजें, ये चारों ही अलग है। मेरा ख्याल है ये बस सही है, ठीक है, क्लास तो वैसे ही खत्म हो गई। ये क्योंकि ये चार्ज होता है, ये चार्जिंग इसकी खत्म इसलिए हुई है, कल 3 क्लास ली हैं मैंने मुख्तलिफ जगहों पर, और तीनों ही कुछ 1.5 घंटे की। उसके बाद मुझे टाइम मिला नहीं, मैं चार्ज कर रहा। ओके हाँ नहीं बस ठीक है, 1 घंटे की क्लास हो गई अभी तो।